करने वाले हैं 3D प्रोजेक्शन फॉर्मूला इंटर कन्वर्जन। 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपके पास वेज डैश प्रोजेक्शन होते हैं, आपके पास फिशर होता है, सॉहर्स एंड फोर्थ आता है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। फर्स्ट आपका है वेज डैश। वेज डैश प्रोजेक्शन जो है एक कायरल कार्बन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से वेज डैश प्रोजेक्शन कैन ड्रॉ फॉर वन कायरल कार्बन ऑल्सो। ये जो है फिशर, सोहर्स और न्यूमैन। सोहर्स जो है ना मिनिमम 2 कायरल कार्बन, इसमें जो नॉर्मल लाइन से चीजें हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? plane. In the plane. बॉन्ड्स ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड्स ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे इस तरह से जो लाइन दिखाया जाती है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड बिलो साइड। दी प्लेन ऑफ पेपर, यानी कह सकते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और इस तरह से जो सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये आपका इस तरह से दिखाया जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता क्या है? बॉन्ड above side the plane of paper towards observer। क्लियर है ये चारों 3D में? ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन है, ठीक है, आप जिस साइड हो उधर है ये, ठीक है, ये स्क्रीन के पीछे वाला है, ठीक है, ये आपकी आंखों की ओर है और ये आपके बिलो द स्क्रीन है और ये उसी स्क्रीन पे है। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये ऐसा भी दिखाया जा सकता है, ऐसा भी दिखाया जा सकता है,
एक ही मतलब है, ठीक है। बट क्या ऐसा दिखा सकते हैं क्या? इस तरह से दिखाया जा सकता है क्या? नहीं सर। ऐसा दिखा सकते हैं क्या? तो इस तरह से नहीं दिखाया जा सकता, ये दिखाया जा सकता है, ये वेज डैश प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है। वेज डैश प्रोजेक्शन जब भी होगा इसी तरह से होगा कि एक प्लेन के अबव और प्लेन के बिहाइंड दोनों आसपास ही होंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यस। इसी तरह से दो कायरल कार्बन भी हो सकता है, दो कायरल कार्बन भी हो सकते हैं ना। इस तरह से यहाँ पे दो कायरल कार्बन, एक ये है और एक ये है। ये ऐसा भी दिखाया जा सकता है, कितना भी कायरल कार्बन हो जाए। इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। सेकंड है आपका फिशर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को यूज करते हैं। इसमें ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन ऑन दी प्लेन ऑफ पेपर। 3D में ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड एबव साइड ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। यानी टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, बोलो, यस यस सर। टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। आपके आंखों की ओर ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लेन पे कार्बन है, ठीक है, पेपर पे कार्बन है, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड बिलो साइड ऑफ प्लेन ऑफ पेपर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हम इसको ऐसा भी तो दिखा सकते हैं, ये जो यहाँ पे कह रहा है वो इस तरह से हो सकता है, कार्बन, ये बोला है कि टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी मतलब तो वही होगा। क्या? हाँ सर। बेसिकली ये ऐसा है, लेकिन ये फिशर तो नहीं है ना। वेजिटेबल। हम्म। तो इस तरह से आपको पता है कि ये जो चीजें हैं ये बताता है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर और ये बिलो द ऑब्जर्वर। ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर है और ये बिलो द प्लेन। ये इसका कन्वेंशन है। अब फिशर की कुछ खास बात है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। या तो आप इसके RS नोमेनक्लेचर बताया हूँ वो लिख सकते हो, या फिर पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों दिख रहे हैं, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है ये और ये सेकंड है, ये दोनों सेम है डिफरेंट है, क्या है? सेम। तो फर्स्ट और सेकंड को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बोल सकते हैं या होमोमर बोल सकते हैं। आइडेंटिकल और होमोमर। तो एक तो तरीका क्या है कि आपको RS लिखने आना चाहिए इनके और इनके। RS लिखोगे तो क्या आएगा? ऐसा है। RS में ये आपका 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है। रोटेशन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। एंटी क्लॉकवाइज का S होता है। और इसमें सी। 1 2 3, ठीक है। यहाँ भी रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉक। तो इसका भी नाम S है, तो दोनों S ही है, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी कंपाउंड को 180 से रोटेट करते हो तो हमें सेम कंपाउंड मिलता है, ठीक है। We obtain identical structure by 180 rotation. We obtain identical structure by 180 rotation of Fisher projection.
मैंने इसको 180 से रोटेट कर दिया है, तो Cl नीचे चला गया, H ऊपर चला गया, Br इधर आ गया और F इधर आ गया। समझा? बोलो। हाँ सर। 180 से रोटेट करने पे कंपाउंड आपको सेम दिख जाएगा। We obtain enantiomer structure by 90-degree rotation of Fisher formula। अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दें, ये S था, अब आप इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो। 90 डिग्री से जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो आपको RS भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्या? नाइन्टी डिग्री से रोटेशन हुआ है क्या? तो ये दोनों, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है और ये थर्ड कंपाउंड है, इनके बीच रिलेशन क्या होगी? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। आप RS चेक करोगे तो इसका RS क्या होगा? थर्ड R आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इनैंशियोमर में क्या होता है? RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है, कंप्लीट अपोजिट, ठीक है। तो अगर आपको रोटेशन आता है तो RS भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको इवन नंबर चेंज कर दें फर्स्ट को, फर्स्ट कंपाउंड को इवन नंबर चेंज कर दें, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। अगर किसी कंपाउंड को इवन नंबर एक्सचेंज करते हैं तो कंपाउंड क्या मिल जाता है? क्या ये इवन नंबर एक्सचेंज है? इसका इसके साथ एक बार एक्सचेंज हुआ, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। फिर किसके साथ एक्सचेंज हुआ? क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पे H आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे H आ चुका है और यहाँ पे क्या आ चुका है? क्लोरीन आ चुका है। अब हमको एक बार इसको भी एक्सचेंज कर दें आपस में, तो दो बार एक्सचेंज अगर होता है तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच क्या रिलेशन होगा? एक तो तरीका है कि RS चेक कर लो, और दूसरा इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से क्या रिलेशन होगा? सेम सेम। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल कंपाउंड है या फिर होमोमर है। और आखिरी बताऊंगा, ऑड नंबर एक्सचेंज करें तो इंटरचेंज। ऑड नंबर
odd number of exchange। ये फर्स्ट कंपाउंड था और इसमें फिफ्थ कंपाउंड में बना रहा हूं HBrCl। फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या रिलेशन है इसमें? इनवर्ट। क्या है? इन्वर्टेड। अभी तो बताया। RS लिखो, इसका क्या है? RS लिखने पे क्या आ रहा है? ऑपोजिट आ रहा है, पेयर ऑफ एनेंशियम। पेयर ऑफ एनेंशियमर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर आर होगा ना? हाँ R। ऊपर में क्या था? ऐसे ही था। क्लियर है ये चीज? यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग करो। फर्स्ट सेकंड के बीच क्या रिलेशन है? फर्स्ट और थर्ड के बीच क्या रिलेशन है? फर्स्ट सेकंड के बीच आइडेंटिकल। तुम अपना देखो ना। ठीक है, नेक्स्ट। और भी कंपाउंड है क्या? सिक्स्थ वन। फर्स्ट और सिक्स्थ, इनके बीच क्या रिलेशन है? एनेंशियम। क्या आएगा? एनेंशियम। RS ही लिख लो तो क्लियर पता चल जाएगा। यही वही कार्बन है, ये 1 और ये 2। 1 पे क्या आ रहा है चेक करो। एस। यस सर। सबका ऐसा आ रहा है? यस। सेकंड पे यस। आ रहा है।
एस आएगा सर। होगा ना सर, 2 एक्सचेंज होगा। सर 2 इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज है ना, तो एस आना। यहाँ पे डी और एम ई चेंज हुआ है पहले इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, ये डी और एच एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे आ गया एच, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। अब इसका एक्सचेंज किसके साथ कर दें, एमई के साथ। एमई के साथ। तो 2 बार एक्सचेंज हो रहा है क्या? यस सर। हाँ सबको दिख रहा है? यस 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 सर। हाँ सर। तो बताओ अपोजिट नहीं है ना, नहीं है। क्या आएगा? डैश से। ठीक है, तो आर एस से भी कर सकते हैं, जिससे मतलब चारों पॉइंट में से कुछ भी दिख सकता है, डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा नहीं है कि हर बार आर एस से तो हमेशा हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। रोटेशन वगैरह इजीली दिख जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहर्स प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिखाया जाता है 3D में, इस तरह से। ऐसा दिखाया जा सकता है, या फिर ये दोनों क्या है, सोहर्स प्रोजेक्शन ही है। यहाँ पे आप देखो, ये ए और बी एक दूसरे के इक्लिप्स फॉर्म में है। ए और बी एक दूसरे के इक्लिप्स फॉर्म वो होते हैं जिसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, अनस्टेबल होता है बहुत वो, ठीक है। ये दो दो जो ग्रुप है ना, ये दोनों एक दूसरे के सामने है। ये वाला ग्रुप इसके सामने है, ये वाला ग्रुप इसके सामने है। जैसे ये ए है, ठीक है, तो ये ए है, तो इसके पीछे ए डैश छुपा होगा, सामने से यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। ये सामने बी है, तो उसके पीछे बी डैश होगा। समझ पा रहे हो? ये एक दूसरे के जस्ट पीछे है। ये यहाँ से ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसे ए दिखेगा, बी नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें हैवी रिपल्सन होगा। रिपल्सन कब नहीं होगा, जब हम इसको 180 से रोटेट कर दें, इसको भी या इसको भी, दोनों में से किसी फॉर्म को 180 से रोटेट कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला को 180 से रोटेट करता हूँ, ठीक है, किसी एक को फिक्स रखते हैं, किसी एक को रोटेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे बैक वाला सेम रखा, बैक में जो था वो सेम रखा, और फ्रंट, ये फ्रंट है, इस फ्रंट को क्या कर देता हूँ, 180 से रोटेट कर देता हूँ। 180 तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे रोटेशन कितने से हुआ हो, हाँ 180 से ही हुआ, 180 से रोटेट कर दिया। तो देखो कहाँ आ गया ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ए नीचे आ गया। और
ए बी जो है वो कैसे हो गया, बी और ए हो गया? देखो जरा, ए बी जो है वो बी हो चुका है कि नहीं? क्या ये समझ पा रहे हो? Yes. देखो मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, ठीक है? ऐसा हो गया। ये जो लेमडा था ना, लेमडा टाइप का, उसको मैंने वाई लिख दिया, बस इतना ही किया। अब ए और बी में पहले जितना रिपल्सन होता था अब होगा क्या? No. तो इस वाले फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है, या फिर एंटी स्टैगर्ड भी बोलते हैं, ठीक है? चूंकि एंटी पोजीशन पे है ना, तो ये आपका स्टेबल है। ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें भी कर सकते हैं ना। जो बैक साइड है उसको वहीं रहने दिए, ठीक है? इस ए को ऊपर ले गया, तो जो ए और बी है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो ये भी क्या है, एंटी स्टैगर्ड है। एंटी फॉर्म है या स्टैगर्ड फॉर्म है या एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक स्टेबल फॉर्म है। क्लियर है? Yes. Yes. ये इसको सॉहर्स बोलते हैं। इसमें ये आपका अपर साइड था, ठीक है? ये जो था ना अपर साइड, और ये क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, सामने से अगर आप देखोगे तो आपको ए दिखेगा, ठीक है? और उसके दोनों साइड इस तरह से लेफ्ट और राइट ए और बी दिखेंगे। ये और ये आपको नहीं दिखेंगे, जस्ट इसके पीछे, ठीक है? समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes. Yes. सर वो बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, पर वो भी अबव ही है ना, मतलब अपर हाँ है अब, कि? हाँ, बी ए के जस्ट पीछे छुपा होगा, है तो एबव भी, लेकिन जब सामने से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ क्या क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ठीक है? उसके लेफ्ट में स्मॉल ए दिखेगा, स्मॉल बी दिखेगा, ये सारे चीज इसके पीछे छुपा है। ए के पीछे ए डैश, बी के पीछे बी डैश, ए के पीछे ए बी। समझा? हाँ सर। अगर कोई बैक साइड से देखेगा तो उसको बी सामने दिखेगा, लेफ्ट में ए डैश दिखेगा, बी डैश दिखेगा, और ये सब उसके पीछे छुपा होगा एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही इक्लिप्स है, इक्लिप्स तो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है? इक्लिप्स जो है आपका कई सारा हो सकता है। जैसे एक इक्लिप्स ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने ए बनाया और ये मैंने बी बनाया, इसी में रोटेशन वगैरह करके ए को हमने यहाँ ले आया और बी को यहाँ, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है ना। ये भी तो एक दूसरे का अपोजिट ये क्या है,
ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो ये स्टैगर्ड हो गया। तो आपको पहचानने आना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। जैसे ये देखो, ये कौन सा फॉर्म है बताओ। यहाँ पे ये ए और बी क्या है, एक दूसरे के इक्लिप्स फॉर्म में है। हाँ सर। ठीक है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म में है और ये स्टैगर्ड फॉर्म में। नीचे वाला दोनों स्टैगर्ड फॉर्म में। ठीक है, यस सर। अपोजिट दिख रहा है और ये सेम साइड दिख रहा है। किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसा ही फोर्थ वाला न्यूमान है। न्यूमान्स प्रोजेक्शन। देखो न्यूमान प्रोजेक्शन में ना, ये थोड़ा सा न्यूमान जो है ना, कहीं ना कहीं सॉहॉर्स जैसा ही है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे दो कार्बन है, ठीक है, मैंने बताया था ये सब दो कार्बन के लिए ही ड्रॉ होगा, एक के लिए नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है ना, सॉहॉर्स या न्यूमान एक कार्बन के लिए ये ड्रॉ ही नहीं कर सकते। जैसे इसमें ए और बी है, अभी ए और बी एक दूसरे के क्या है, सामने सामने है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन हो रहा होगा, राइट। तो इसको हम रोटेट कर दें। आफ्टर रोटेशन सबसे कम रिपल्सन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा बी का। ये 2D में हो गया, ठीक है ना। इसमें कितना रोटेशन हुआ है और क्या हुआ है, 3D में मॉलिक्यूल एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट है कि नहीं, ठीक है, 2D में कहना मुश्किल है। इसीलिए हम इसको 3D में दिखाते हैं। ऊपर वाला समझ में आया ना, ये यस। सिंपल सा स्ट्रक्चर ए और बी जो इसमें रिपल्सन था, और इसमें ये रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। रिपल्सन जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसी चीज को 3D में न्यूमान ने क्या बताया कि ये जो C1 कार्बन है और ये C2 कार्बन है, ठीक है, C1 को आप पॉइंट से डिनोट करो और C2 को आप किस से डिनोट करो, सर्कल से डिनोट करो। ये न्यूमान ने बताया। ठीक है, तो देखो पॉइंट से हम डिनोट कर रहे हैं, C1 कार्बन पॉइंट से डिनोट कर दिए। ठीक है, ऊपर ए था, नीचे कुछ होगा। अब सर्कल उसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे जो है बी है, और यही वाला ऐसा इधर भी बॉन्ड होगा, इधर भी बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये ए और बी, इसमें रिपल्सन हो रहा होगा बहुत। इसके बीच जो अल्फा है वो 0 डिग्री है। अल्फा मतलब होता है डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, ए और बी के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है क्या,
जैसे ऐसे समझ में आएगा, देखो हमने सर्कल पे जो बी था C2 कार्बन पे, ठीक है, ये C2 कार्बन है और ये C1 कार्बन, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, सर्कल को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो रख देते हैं। ठीक है, ये आपका समझ लो हाइड्रोजन वगैरह है जो एक दूसरे के पीछे है, तो वही हाइड्रोजन यहाँ भी है। अब जो C1 कार्बन है उसको 180 से रोटेट कर दें तो A यहाँ आ जाएगा क्या? Yes. Yes, sir. अभी बता दो डाइहेड्रल एंगल कितना होगा? डाइहेड्रल एंगल मतलब A और B के बीच 180. 180. 180। ठीक है, तो यही पहले कितना था? 0 था, उसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन था, इसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन था, तो यहाँ पे ठीक ये जो अल्फा है वो है आपका 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। तो 180 डाइहेड्रल एंगल को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड, जो कि स्टेबल होता है, और ये वाला तो हाईली अनस्टेबल है। यही क्या है? इक्लिप्स है। ये दो फॉर्म बना, जो ऊपर में मॉलिक्यूल है ना वो 2D में है और ये क्या है 3D में है। C1 हमारा ये पॉइंट से डिनोट कर दिए और C2 को सर्कल से डिनोट कर दिए, तो मिनिमम 2 कायरल कार्बन तो चाहिए ही। समझा न्यूमान? इक्लिप्स वैसा ही है जिसमें सॉस टाइप का, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है इक्लिप्स फॉर्म में है, हाईली रिपल्सन है, और ये क्या है एंटी पोजिशन पे है, ये क्या है सेम साइड है। क्लियर है ये सब फॉर्म? Yes. तो इसका ट्राई करना 3D में भी देखने का, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो फिजिकल क्लासरूम रहता तो उसको 3D मॉडल में बताते, बट आप थोड़े से इसके 3D इमेज सर्च करके देख लोगे तो एग्जैक्टली वहाँ पे 3D में आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा देगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। बट अभी तो आप ये समझ लो कि सामने से C1 क्या है, फ्रंट कार्बन है, C1 क्या लिए हैं, फ्रंट कार्बन, तो हमें सिर्फ A दिखेगा सॉस के जैसे, और लेफ्ट राइट में हाइड्रोजन दिख रहा है, उसके पीछे इसमें ना बी ए के पीछे जस्ट छुपा हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके लेफ्ट राइट वाला भी एग्जैक्टली उसके छुपा हुआ है। यहाँ पे हमें दोनों दिख रहे हैं, बी भी दिख रहा है और ए भी दिख रहा है, ए नीचे दिख रहा है बी ऊपर दिख रहा है। सामने C1 क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, सामने से C1 ऑब्जर्वर साइड है, और जो C2 है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, स्क्रीन के पीछे वाला पार्ट है। लेकिन अब बी भी दिखेगा ना, क्योंकि ए तो यहाँ आ चुका है, रोटेट कर दिए इसको, तो एक्चुअल में इसमें एक एक डिग्री का रोटेशन, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, इसमें मैं 1 डिग्री रोटेट करता, 2 डिग्री रोटेट करता, 3 डिग्री, 60 डिग्री, सारे रोटेशन दिखते हैं हमें, ठीक है। इसमें हमें हर रोटेशन ऑब्जर्व ही नहीं होता, कितना कितना डिग्री रोटेशन हुआ है, इसके लिए हमें न्यूमान चाहिए था, जिसमें हम जैसे 60 रोटेट करना होगा तो इसको यहाँ ले आएंगे, इसको 60 डिग्री रोटेट करना होगा तो यहाँ ले आएंगे, ए हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा एच, और ये इधर चला जाएगा, मिलेगा यही, ठीक है ना। अब देखते हैं इंटर कन्वर्जन, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी तक तो आपके पास एक फॉर्म दिया हुआ था और उसी से आप इनहेंसियोमर डायस्टेरोमर बता रहे थे। इंटर कन्वर्जन, पहला इंटर कन्वर्जन देखेंगे वेज डैश, ठीक है, और फिशर में। देखो 3D मॉडल आप कितना भी देख लो, फाइनली आपको एग्जाम हॉल में ही सॉल्व करना है ना, तो पेपर पे कैसे सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। मान के चलो Yes, sir. फिजिकल क्लासरूम में मैं 3D मॉडल दिखा भी दूं, चीजें समझ में आ भी जाए, ठीक है, जैसे तुम लोग सॉलिड स्टेट पढ़े हो क्या? नहीं सर। नहीं पढ़े हो तो वो भी 3D ही है, ठीक है, तो वहां भी 3D में सब कुछ दिखा दिया जाता है, लेकिन पेपर में सॉल्व तो उसी व्हाइट पेपर में करने हैं ना। तो हम 3D में मॉलिक्यूल को कैसे, पेपर से कैसे उसे हम इमेजिन करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। पेपर पे हम सॉल्व क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 3D मॉडल तो एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाएंगे ना, तो हमें वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करना है। इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये होता है कि अगर आपके पास एक कायरल कार्बन ही है, अगर जैसे ये, मैं दोनों बताऊंगा, दोनों में से जो अच्छा लगेगा, दोनों की यूज अलग अलग भी हो सकती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे H है, OH है, CH3 है और COOH, ये वेज डैश में है। इसको किसमें, फिशर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फिशर में ये वाला फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे भी RS का यूज, अगर कुछ नहीं समझ आया तो RS का यूज कर लो, ठीक है। क्या मैं इन दोनों का, तीनों का RS तो लिख ही सकता हूँ ना, बोलो। Yes. अगर हम तीनों का RS लिख दें तो हम इन तीनों के बीच रिलेशन बता देंगे। Yes. एक तो ये तरीका हो गया, जिसको कुछ भी समझ नहीं आया, ये तो RS तो सबको समझ आता है क्या, तो पहले तो RS बता दो, क्या है RS इसका, Yes, sir. सबका ऐसा है। RS कैसे चेक करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, 1 है ये, ठीक है, Yes, sir. सबका. औ- और ये 2 है और ये 3 है। 1 EZ पे बेस्ड है RS, ठीक है, तो 1 2 3 मैंने बोला था रिवाइज करने, एंटी क्लॉकवाइज है तो S होता है, वैसा ही इसके भी चेक कर सकते हो, 1 2 3, कैसा है रोटेशन, S. Anti. एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का क्या होना चाहिए, एस। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड अगर दिया है तो ये क्या है, इनहेंसियोमर है, डायस्टेरियोमर है, आइडेंटिकल है। हमें दोनों फॉर्म में दिया जा सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेज डैश में दे या सिर्फ फिशर में दे, अब तक फिशर में था। क्या होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच रिलेशन, फर्स्ट और सेकंड के बीच रिलेशन क्या है, सेमी कंपाउंड है कि अलग है,
फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड के बीच क्या रिलेशन है? The enantiomer. एनहांसोमर। सेकंड थर्ड के बीच Enantiomer. Identical. सर आइडेंटिकल होगा। 1 2 3। रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज आर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड आइडेंटिकल है। फर्स्ट एंड थर्ड के बीच क्या रिलेशन है? इनैंशियोमर। ये तो एक आरएस वाला हो गया। आरएस आपको लिखने आना चाहिए। आरएस में दिक्कत है तो आरएस वाले वीडियो रिवाइज करो, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पढ़ाया हूँ ना आरएस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर। फिशर में कैसे लिखते हैं वो भी बताया हूँ, वेजनेस में कैसे लिखते हैं वो भी बताया हूँ। तो ये तो पार्ट आपको आना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे 3D में ऑब्जर्व करना चाहते हो, ठीक है, ये तो आरएस वाला तरीका हो गया। इसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है। आरएस लिख लिए, हमें पता है अपोजिट होगा तो एनहांसोमर होगा, सेम होगा तो आइडेंटिकल होगा। दूसरा, अगर मान के चलो कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखता है, यहाँ से मान के चलो आप देख रहे हो इसको, यहाँ से आप इसे अगर देख रहे हो तो आपको लेफ्ट में CH3 दिखा? बोलो। और राइट में क्या दिखा? OH दिखा। लेफ्ट में CH3 दिख रहा है यहाँ से, और OH किधर दिख रहा है आपको? राइट में दिख रहा है। उसके बाद COH किधर ऊपर दिखेगा ऐसा, और H यहाँ पे दिखेगा। तो कोई ऑब्जर्वर को क्या क्या दिख रहा है? देखो, ये प्लेन पे दिखेगा, ये प्लेन के अबव दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? ये OH किधर है? अबव द प्लेन। हाँ, ठीक है। तो 3D में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जब यहाँ से देखेंगे ना तो मुझे ये मॉलिक्यूल दिख जाएगा। और अगर मान के चलो कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, यहाँ से भी देख सकता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको OH किधर दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा, और H आपका राइट में दिखेगा। COOH ऊपर ही दिखेगा। तो बेटर है कि इसमें आप RS ही चेक कर लो। 3D में इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। RS वाला मेथड ज्यादा सही है। समझा? इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड कुछ ऐसा है, जैसे इथाइल है, मिथाइल, H, और ये D है, ये कंपाउंड दिया हुआ है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फिशर में। ठीक है, तो आप क्या करो,
जो डॉटेड ग्रुप है हाइड्रोजन, उसको आप वर्टिकल लाइन पे रख दो, जैसे मैंने यहाँ रख दिया। ये जो डॉटेड वाले ग्रुप है ना बिलो द प्लेन वाले, उसको वर्टिकल लाइन पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग ग्रुप है, कौन रिमेनिंग ग्रुप है, 3 ग्रुप है ना रिमेनिंग, उसको जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में बाकी पोजीशन पे रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथाइल, मिथाइल और ड्यूटेरियम कैसे है, क्लॉकवाइज है। इथाइल, ऐसे देखो, इथाइल, मिथाइल और ड्यूटेरियम, H को तो हमने रख दिया ना पीछे वाले ग्रुप को, तो देख लो क्या मैं इसको इथाइल, मिथाइल और D लिख सकता हूँ। yes, Yes, sir. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, H यहाँ आपने रख लिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मिथाइल, इथाइल, ड्यूटेरियम। ऐसा भी तो लिख सकते थे। ऐसा सीक्वेंस जो बोल रहा हूँ, सीक्वेंस जो है वो सेम ही होना चाहिए, मिथाइल, इथाइल, ड्यूटेरियम, ऐसा हो सकता है। yes, यस। इसके और एक तरीका हो सकता है कि H हमने यहाँ रख दिया, ड्यूटेरियम, इथाइल और मिथाइल, यहाँ भी आप देखो तो सीक्वेंस वही है। इस H को रखने के बाद आप भूल जाओ और बाकी सीक्वेंस वही रख दो। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई भी एक सीक्वेंस पकड़ लो कि जैसे इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम क्लॉकवाइज है, देखो इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम क्लॉकवाइज है, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम क्लॉकवाइज है, देख लो इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम क्लॉकवाइज है क्या, देखो। हाँ सर। अब आप RS चेक करके देख लो, ये चारों कंपाउंड सेम ही होंगे। समझा क्या सर क्या किया? RS से करना तो सेम होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। अरे जो आप दोनों कंपाउंड है ना उसके RS चेक कर लो, होना क्या चाहिए, वो तो दिया रहेगा ना आपको। क्वेश्चन ये सब दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे ये दोनों दिया हुआ था एग्जाम में, ये और ये दिया हुआ है, और पूछा कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो हमें इसका भी RS चेक करने आता है और इसका भी आता है। हमने चेक किया तो ये S आया और ये R आया, तो क्या हो जाएगा इनएंशियोमर, हाँ ठीक। ठीक है। आना तो क्या चाहिए, मैं अभी कन्वर्जन की बात बता रहा हूँ कि अगर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, जैसे सपोज इसमें मिरर इमेज देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें तो पॉसिबल है ना, तो वो यूज कर सकता है, RS तो बेस्ट है। ये मैं क्या किया सेकंड मेथड आपको पता है कि नहीं, जो बिलो द प्लेन था उसको हमने क्या रख दिया, वर्टिकल लाइन पे रख दिया, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन होता है ना। हाँ सर। बाकी जो 3 ग्रुप है ना उसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, इथाइल, मिथाइल और ड्यूटेरियम, ठीक है। अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूंगा तो कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। इथाइल, मिथाइल और ड्यूटेरियम का जो सीक्वेंस है यहाँ पे, वही सीक्वेंस यहाँ भी है, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम। ये सीक्वेंस ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने मिथाइल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इथाइल, इथाइल यहाँ से स्टार्ट किया, मिथाइल और ड्यूटेरियम, इसको भूल जाओ, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम यहाँ भी
वही सीक्वेंस है। इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, यहाँ भी वही सीक्वेंस है, तीनों में वही सीक्वेंस है कि नहीं? इसका हाँ, सर। मतलब ये चारों कंपाउंड आइडेंटिकल है कि नहीं? हाँ, सर। यस। ठीक है, तो RS की जरूरत नहीं है, और आप चाहो तो RS चेक करके देख सकते हो। इतना ही नहीं, जैसे हमने H को नीचे रखा था वैसे ऊपर भी तो वर्टिकल लाइन ही है, नहीं है? ऊपर ऊपर नहीं है वर्टिकल लाइन, तो ऊपर भी तो हम रख सकते हैं। ऊपर भी रखा जा सकता है। इसके भी 3 बनाने की कोशिश करो। अब आपने हाइड्रोजन रख दिया, अब इसको रख के भूल जाओ। बाकी रिमेनिंग 3 ग्रुप है ना, रिमेनिंग पोजीशन पे उसी सीक्वेंस में रखना है। देखो, सपोज हमने इथाइल यहाँ रख दिया, बाकी 3 ग्रुप, हमारा सीक्वेंस तो पता है ना। सीक्वेंस आप कोई भी ले सकते हो, जैसे हम क्या ले रहे हैं बार बार, इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, सही है। हम ऐसा भी ले सकते हैं, इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, नहीं ले सकते? इथाइल यहाँ से चालू कर लूं, इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, देख लो सब में वही है, इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, सबका सीक्वेंस सेम है कि नहीं? देख लो सब Yes, में sir. ये क्लॉकवाइज है कि नहीं? हाँ, सर। तो ऐसे कई सारे फॉर्म बना सकता हूं मैं। ठीक है यहाँ तक? तो क्या वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, सर। तो मेथड 2 भी आसानी है, मेथड 1 भी आसानी है। 3D में देखना मुश्किल है तो आप ये कर सकते हो। सेकंड वाला ले रहा हूं मैं, फिशर से वेज डैश। इसमें भी आप RS का यूज कर सकते हो, पहला तरीका तो यही है। क्या फर्स्ट तो तरीका वही है ना, कि जैसे इन 2 कंपाउंड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में अगर रिलेशन पता करना है, ठीक है, तो हमें RS तो आता है, आइडेंटिकल। तो RS जब चेक करेंगे तो फर्स्ट का क्या आया? फर्स्ट का क्या आया बताओ? आ रहा है। आ रहा है सर। R आ गया। दूसरे का आ रही। आ रही है। तो फर्स्ट सेकंड क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। ठीक है, ये तो एक ये तरीका हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये जो
OH था, ठीक है, ये किधर है, एबव द प्लेन है, तो उसको एबव द प्लेन रख दिए, ठीक है। या नहीं तो एक काम करते हैं, ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन किधर है, बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन रख दिए, बाकी सीक्वेंस वही रख दिए। जैसे देखो ये 1 था, ये 2 था, और ये 3 था, राइट। इसमें भी देखो यही है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है ना, तो इसमें भी तो वही है, 1 2 3 क्लॉकवाइज ही नहीं है, देखो। यस। H को हमने बिलो द प्लेन रख के भूल गए, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंस रिमेनिंग ग्रुप का था, वही सीक्वेंस अभी भी मेंटेन है, देखो 1 2 3, H को रखने के बाद भूल जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। जैसे इस तरह से मैंने कई सारे ग्रुप बनाया जा सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मुझे दूसरा कोई ग्रुप बनाना है फिर से, देखो पहला काम तो यही है ना, हाइड्रोजन वहां है। अब हमें OH, COOH और CH3 सीक्वेंस वही रखना था, क्लॉकवाइज। यस। तो अभी भी ये भी वही कंपाउंड है। हाँ सर। हमने हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया, उसके बाद OH यहाँ रखा, OH COOH और CH3 का सीक्वेंस क्लॉकवाइज रख दिया, ये भी वही कंपाउंड है। हाँ। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो फिशर को वेज में। ये तो एक कायरल कार्बन के लिए हो गया। जब 2 कायरल कार्बन होगा, वैसे तो आपके पास RS का तरीका तो है ही ना। अगर कुछ नहीं समझ आता तो RS तो है क्या, फॉर 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन के लिए 2 कायरल कार्बन के लिए क्या करना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हमें इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, 2 कायरल कार्बन। तो बताओ H और Cl बिलो द प्लेन है ना, ठीक है। H और Cl क्या है, बिलो द प्लेन है। यस। उसके बाद फ्लोरीन लेफ्ट में है, तो फ्लोरीन लेफ्ट में रख दो, और Br राइट में रख दो। H से D और मिथाइल रख दो, जैसा जो ग्रुप है वैसा रख दिए। हाँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपके पास RS तो आता ही है, इस पे और इस पे RS चेक कर लो, सेम होना चाहिए।
इसमें इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। तो अभी बताया Br और D बिलो द प्लेन है, बोलो। क्लोरीन और F लेफ्ट राइट, H PH, ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा। हाँ सर। अगर मान के चलो इसका कन्वर्जन आप सोहर्स में करना चाहते हो, तो सोहर्स में क्या कर सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन पे चीजें हैं, ठीक है, इसको ऐसा रख देते हैं, ठीक है, ये D और ये Br, और उसके बाद दो ग्रुप ऐसे होते हैं लेफ्ट राइट, बोलो। यस। तो ये H हो जाएगा, ये PH हो जाएगा, वैसा ही ये Cl या F हो जाएगा। अगर आप हाँ। यहाँ से देखते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको यही मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा क्या? सामने से कोई अगर ये यहाँ इस साइड से देखोगे तो ये Br और D दिखेगा और ClF। हाँ सर। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, न्यूमान में भी देख सकते हैं। न्यूमान में क्या था, Br और D पे पहले फोकस करो। जैसे पहला कार्बन है Br, यहाँ पे मैंने Br रख दिया और उसी के पीछे क्या रखना पड़ेगा, D। समझा? ये 1 है और ये 2 है, तो 1 कार्बन फ्रंट कार्बन है, C2 कार्बन D है, ठीक है। जैसा सोर्स बनाया वैसा ही। अब 1 से Cl लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लिख दिया, F राइट में है तो राइट में लिख दिया। 2 से भी वैसा ही है, 2 से भी H लेफ्ट में है और PH राइट में है। देखो ये दोनों इक्लिप्स, कन्वर्जन हमेशा इक्लिप्स में ही होगा। इक्लिप्स, तो ये सब कंपाउंड सेम ही है। कन्वर्जन समझ आ रहा है सबको? हाँ। तो वेगडैश, फिशर, न्यूमान, सॉहर्स सभी एक साथ हो गए। किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मान के चलो किसी को ये मेथड पसंद नहीं आया तो उसके लिए दूसरा मेथड भी है, दो कैरल कार्बन के लिए। फिशर था हमारे पास, मिथाइल, इथाइल, PH, Cl, F एंड Br। वही सेम ले लेते हैं, इथाइल, मिथाइल, PH, F, Br और Cl, ये कंपाउंड है।
ठीक है। अब इसको वो इक्लिप्स में था, आप इससे स्टैगर्ड भी बना सकते हो, ठीक है। स्टैगर्ड कैसे बनाओगे, देखो ये वाला जो फॉर्म है क्या स्टैगर्ड होता है ना। यस। ये वाला फॉर्म स्टैगर्ड होता है, ठीक है। अब आपको जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे जो 1 है, मतलब नाम दे दिया 1 और 2, ये आपका 1 है और ये 2। आप नीचे वाले पे जो सीक्वेंस है वही रख दो। जो सीक्वेंस मतलब जैसे सपोज Br क्लोरीन और फ्लोरीन कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। Br Cl और F कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। Br Cl F, इस पे सीक्वेंस चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही डाल दिया। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हो, मैं Br यहाँ ले सकता था, ठीक है, Cl यहाँ ले सकता था, F यहाँ ले सकता था, वैसा ही यहाँ Br ले सकता था, Cl यहाँ, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। अब मैंने बताया था कि ये कन्वर्ट किस में होता है, इक्लिप्स में ही होता है। लेकिन अगर आप स्टैगर्ड में चाहते हो तो आप इस पॉइंट पे सीक्वेंस बदल दो, क्योंकि स्टैगर्ड है ना 1 पे। तो 1 पे क्या करें, जो मिथाइल है, जो भी सीक्वेंस है यहाँ पे ग्रुप का, मिथाइल इथाइल और मिथाइल इथाइल और पीएच, आप उसको सीक्वेंस को अपोजिट करना होगा 1 पे। क्यों, चूंकि हम कन्वर्जन सिर्फ किस में हो सकता है, इक्लिप्स में, लेकिन अभी हम स्टैगर्ड बना रहे हैं। तो मुझे बताओ मिथाइल इथाइल फिनाइल कैसा है यहाँ पे, मिथाइल फिनाइल इथाइल क्लॉकवाइज है, या ऐसा सोच लो मिथाइल इथाइल फिनाइल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। यस। तो हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है। तो मैं देखो इस पे लिख रहा हूँ पीएच मिथाइल और इथाइल, देखो सीक्वेंस अपोजिट है क्या, मिथाइल इथाइल फिनाइल एंटी क्लॉकवाइज था। यहाँ पे देखो मिथाइल इथाइल फिनाइल कैसा है, कैसा है बताओ, क्लॉकवाइज। और वहाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड भी क्या है, सेम है, समझा। तो इससे आप स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप सीक्वेंस चेंज नहीं करना चाहते तो आपको इक्लिप्स मिलेगा। क्लियर। यस सर। तो ये भी तरीका है। अब जैसे फिशर से ही दूसरा फिशर बनाना है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन था ना इनएंशियोमर और डायस्टीरोमर वाला, तो आपको अगर कन्वर्जन आता है तो जो पहले दिक्कत होती थी अब वो दिक्कत नहीं होगा। देखो मिथाइल है
अब आपको इसका यूज समझ में आएगा। फिशर से ही फिशर में कन्वर्ट करना है तो सीक्वेंस जो है सेम होना चाहिए ना दोनों कार्बन पे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 और 2 पे दोनों जो कार्बन है उस पे सीक्वेंस सेम है तभी ये कंपाउंड क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। हमें इस पे और इस पे सीक्वेंस अगर हम चेक कर लें तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि इन कंपाउंड और इनमें क्या होगा, आइडेंटिकल है या इनएंशियोमर है या डायस्टियोमर। केवल हमें सीक्वेंस आरएस भी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो अभी चेक करके बताओ कि 1 पे सीक्वेंस सेम है या अलग है। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हो क्या है? जैसे मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे मिथाइल, फिनाइल, मिथाइल, इथाइल और फिनाइल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ही है ना। हाँ सर। तो 1 पे सीक्वेंस बदला ही नहीं। अब आरएस चेक करोगे तो भी सेम आएगा आपको। आप आरएस चेक भी करो तो सेम आएगा। ऐसा ही 2 पे चेक करो जरा। कन्वर्जन अगर अभी जो कन्वर्जन कर रहे हो किससे कर रहे हैं, फिशर टू फिशर, फिशर टू फिशर। तो फिशर टू फिशर में सीक्वेंस हमें सेम ही रखना चाहिए ना। 2 पे देखो, 2 पे आप चेक करो, ये जो आपका फ्लोरीन है और क्लोरीन है और ब्रोमीन है, ये कैसा सीक्वेंस है, फ्लोरीन क्लोरीन क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन कैसा है, क्लॉकवाइज। फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लॉकवाइज ये है। अब जैसा चाहो तो वैसा देख सकते हो, क्लॉकवाइज देखो या एंटी, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा कहना का मतलब ये है कि आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सीक्वेंस एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन कैसा सीक्वेंस है, एंटी क्लॉक ही है ना। हाँ सर। तो पहले जो आप ऑड इवन चेंज में नहीं देख पा रहे थे फिशर के बीच, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला। अब शायद आपको दिक्कत नहीं होगा इस 6 क्वेश्चन में अगर आपको कन्वर्जन आता है तो। क्या यस सर। फिशर टू फिशर के लिए हर कार्बन पे, जिस कार्बन पे आपको देखना है, सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। अगर सीक्वेंस नहीं बदलेगा तो वो कंपाउंड क्या मिलेगा, हमेशा आइडेंटिकल मिलेगा। यस। यस। तो लिख लो इस बात को नोट करके, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कार्बन पे अपोजिट किया है सीक्वेंस, यहाँ पे हमने अपोजिट किया है, देख लो अपोजिट, क्योंकि फिशर टू न्यूमान में जा रहे थे और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेम सीक्वेंस। तो नोट करके इस बात को लिख लो, फिशर टू फिशर, if both carbon have same sequence, then structure is identical. Then structure is
आइडेंटिकल। क्लियर है? Yes. और अगर हाँ बोलो, कोई डाउट है इसमें? No, हाँ बोलो। no sir बोला मतलब नहीं। सर हाँ नहीं और जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे स्टैगर्ड वाले में, तो आपको एक कार्बन पे अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो जैसा है वैसा ही बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इक्लिप्स में कन्वर्ट होगा, इतना सा अंतर है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते सीक्वेंस को, ठीक है, तो वो इक्लिप्स फॉर्म बनेगा। फ्लोरीन BrCl एंटी क्लॉकवाइज है, फ्लोरीन BrCl अभी भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये इक्लिप्स फॉर्म है। क्लियर? Yes, sir. स्टैगर्ड में करना है। अब जैसे मान के चलो आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और इक्लिप्स में नहीं दिया हुआ है, इक्लिप्स में नहीं दिया हुआ है, तो दो तरीका है, या तो आप पहले आपको जो आता है इक्लिप्स वो करो, ठीक है, फिर उसको क्या करो, इक्लिप्स को 180 से रोटेट करके स्टैगर्ड करो। एक तो ये तरीका है, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। अगर डायरेक्ट चाहते हो तो क्या करो, एक पे सेम और एक पे अपोजिट। समझा? दो मेथड है आपके पास, क्योंकि इसमें RS तो नहीं लिख सकते ना इसमें। क्या इसमें RS लिख सकते हैं? RS इसके लिए नहीं है ना। तो आपको ये दोनों मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको क्लियर अगर हो गया है, तो आपको रिलेशन किसी भी कंपाउंड में फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। एक थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जब एक कायरल कार्बन रहता है तो